उदारवाद का मतलब, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। बाकी कोई भी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पाती। ये आप समझ रहे हैं? जैसे आप देखिएगा, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे कोई व्यापारी है, व्यापारी का कोई बड़ा बिजनेस लॉस हो गया, तो वो छोटे बिजनेस से फिर बड़े की तरफ आता है। हाँ, चल गया तो ठीक है। मतलब व्यापारी हर स्थिति में खुद को संभालने का प्रयास करता रहता है, ऐसे हमें मतलब समझना है। व्यापारी पे उतना सेट तो नहीं बैठता, लेकिन फिर भी जो व्यापारी होते हैं वो एक उदारवाद की विचारधारा उनके अंदर होती है। हमें ये देखना है कि रेनेसा का पीरियड सबसे पहले यूरोप में आया। रेनेसा का मतलब जानते हैं? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब ये था कि कस्तुनतुनिया का पतन हुआ। कस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो यहां पे आप ऐसा समझिए, एक मुस्लिम समुदाय का शासन आने लगा, कट्टरवाद का शासन। जब किसी कट्टरवादी विचारधारा का शासन आएगा तो यहाँ पे जो भी रिसर्चर्स होंगे, जो थिंकर्स होंगे, अब वहां पे रुक नहीं सकते। इसलिए नहीं रुकेंगे क्योंकि जो विचारक होते हैं वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखना चाहते हैं। ये बात समझ रहे हैं? स्वतंत्र रूप से विचारों को रखना है। अब यहाँ पे इनके लिए कोई माहौल रहा नहीं, फिर ये भाग के आते हैं इटली की राजधानी रोम, और फिर धीरे धीरे मतलब यूरोप के स्तर पे ये सब अब आ जाते हैं। यूरोप में होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के द्वारा नई नई खोजें आती हैं, नई रिसर्च आते हैं, नए विचार आते हैं, और नए नए व्यापारिक मार्गों का खोज किया जाता है। नए व्यापारिक मार्गों का खोज करने के लिए ब्रिटेन के स्तर पे, इटली के स्तर पे जो वहां के राजा होते हैं वो प्रोत्साहन भी देते हैं कि नहीं करिए। नए नए विचारों के लिए वहां का जो बिजनेस क्लास होता है वो भी बोलता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू होते हैं। देखो, रिसर्च और डेवलपमेंट को हमें वहां पे ये नहीं समझना है कि कोई प्रयोगशाला है, कोई प्रयोगशाला नहीं है। बातों के द्वारा, स्वतंत्र विचारों के द्वारा एक रिसर्च हो रहा है। स्वतंत्र कार्यों के द्वारा हमें मार्गों की खोज करनी है। ये 10 से 15 लोगों की एक टीम बना दी, चलिए भाई आप एक मार्ग की खोज करने के लिए निकल जाइए, क्योंकि हमारा जो मार्ग था कस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद बंद कर दिया गया। तो फिर यहीं से चाहे वो वास्को डी गामा हो, चाहे वो कोलंबस हो, ये सब निकलते हैं और फिर नए देशों की खोज होती है, अमेरिका की खोज की जाती है। देखो, खोज और इन्वेंशन में हमें एक फर्क रखना है, खोज और आविष्कार। खोज का मतलब ये होता है कि वो चीजें पहले से विद्यमान हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते। आविष्कार का मतलब है कि वो चीजें नहीं हैं, उन्हें हम बनाने जा रहे हैं। जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ लेकिन अमेरिका की खोज हुई। जैसे आप सब बोलते हैं कि भाई ये वन में या जंगल में राम सीता को खोज रहे थे। किसको खोज रहे थे? सीता को। तो इसका मतलब सीता पहले से थी, लेकिन राम ने मान लीजिए किसी मंत्र का आविष्कार किया, तो ये मंत्र पहले से नहीं था। मंत्र का मतलब प्रकार की उस समय की टेक्नोलॉजी, ये समझ पाए? तो खोज और आविष्कार दोनों में अंतर होता है। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, मार्गों की खोज करने के लिए सब लोग आए और धीरे धीरे फिर भारत के स्तर पे यहाँ पे पहुंचे। तो सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। लेकिन सब आते गए और जाते गए, अंत में जो सबका लाभ है वो अंग्रेजों ने उठाया। देखो, उदारवादी विचारधारा का सबसे
सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो भी अच्छा लगता है अपने माहौल के अनुसार उसे ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम यहां से देखेंगे कि ये अंग्रेज यहां पे आ रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत में बेहतर माहौल देखा। माहौल क्या देखा कि यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे हैं सत्ता के लिए, मतलब हमें सिंहासन चाहिए, उस सिंहासन के लिए बेटा बाप को मार रहा है, बाप चाचा को मार रहा है, एक दूसरे को मारने पर लगे हुए हैं। उन्हें क्षेत्र की स्थिरता से कोई मतलब नहीं है। अपनी सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक ये गुजर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए यदि रजिया सुल्ताना अपने दुश्मन से ही शादी कर सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, उसे लोकतंत्र के स्तर पे एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन वहां पर भी एक कमियां थी कि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अपने दुश्मन से ही समझौता करना। लेकिन फिर भी हमें यहां देखना है अंग्रेजों के स्तर पे। तो अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने देखा सब आपस में लड़ रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक यहाँ पे ये जा सकते हैं। और जो राजा थे वो व्यापारियों से पैसा उधार लेते थे, ब्याज पर लेते थे, व्यापारी देते भी थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गद्दी बदली तो राजा बोलने लगे कि भाई ये पैसा मैंने नहीं लिया था, जिस राजा ने लिया था वो देगा। गुजरात के स्तर पे महाजन सेठ, वहां पे व्यापारी हुआ करते थे सबसे बड़े, तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा मैंने तो लिया नहीं। जो राजा नए आए कि मैंने अगर नहीं लिया तो मैं आपको पैसा क्यों दूं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पद की होती है। यहाँ राजा है, ये चाहे जितना पैसा ले, दूसरा राजा जब आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितना पैसा लिया गया है वो दिया जाए। जैसे आप नोट पर देखते होंगे वहां पे लिखा रहता है भारत सरकार, लिखा रहता है, या आरबीआई का गवर्नर, केवल नाम नहीं होता, आरबीआई गवर्नर और फिर नाम। जैसे प्रधानमंत्री ये तो कुछ बोलते हैं तो वो अधिकांश जब कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो वहां पे बोलते हैं कि भारत सरकार आपको ये सुविधा देगी, मतलब मैं नहीं दे रहा हूं, कौन दे रहा है, भारत सरकार। इस पद पे जो आएगा आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। हम अमेरिका के साथ कोई समझौता कर रहे हैं तो मोदी नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है। ऐसे उत्तर प्रदेश के स्तर या बिहार के स्तर या हरियाणा के स्तर पे वहां की सरकारें समझौता करती हैं, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आती है। तो अब राजा लोग पैसा देने के लिए यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगे। ये व्यापारी हैं, ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेज हैं। अंग्रेज कहां से आ रहे हैं, इनका पुनर्जागरण हुआ है। पुनर्जागरण का मतलब सोए थे और पुनः जागे, और भारत के लोग सो गए थे, जाग ही नहीं पा रहे थे। ध्यान रखिएगा, ये जाग ही नहीं पा रहे थे। तो अंग्रेज और व्यापारियों का गठजोड़ यहां पे बनने लगा, क्योंकि अगर आप व्यापारी का पैसा नहीं वापस करोगे तो फिर व्यापारी भी दिमाग लगाएगा। देखो हमारे यहाँ के व्यापारियों की भी, मतलब व्यापारियों का दिमाग भी उस समय उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि ये सोच नहीं पाए कि हम अंग्रेजों का साथ देकर इन्हें आगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कल को ये भी व्यापार में हमें ही पीछे ले जाएंगे। हुआ है, हमें ध्यान यही रखना है, कोई भी कार्य हम जब करते हैं, अपना हो, मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी उसके साथ गलत करने के लिए जब हम किसी दूसरे का सहारा लेते हैं तो ये मान लेना है कि वो उस व्यक्ति की नीयत कैसी है, किस उद्देश्य से मेरी मदद कर रहा है। यहां ये व्यापारी उद्देश्य को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये सीधे साधे लोग थे, और फिर अंग्रेजों के साथ आए, आर्थिक मदद भी यहाँ पे होने लगी, और फिर राजाओं के स्तर पे सत्ता परिवर्तन होने लगा। है बीच की बहुत कहानी है, लेकिन अब देखिएगा होता है क्या, दो युद्ध होते हैं प्लासी और बक्सर के। देखो भारत में राजाओं के पास बड़ी दया भी होती थी। ये राजा लोग क्या करते थे, मान लीजिए अंग्रेजों
फिर अंग्रेज वहां से हाथ जोड़ते हुए आए, नहीं साहब रख लो कोई बात नहीं, रख लो। जैसे ठीक वैसे है कि कोई पति अपनी पत्नी को बेच दिया, वो ताकतवर थी, अपना मार धाड़ करके अपना चली आई। भी तो होता है, मान लीजिए कोई पहलवान महिला है, लड़के गुंडों को मार के चली, और पति ने उसे 50,000 में बेच दिया कि मिल गया अपना पी रहा है, और पति फिर हाथ जोड़ के रोने लगा, नहीं नहीं देख मैं तेरा पति हूँ, हो गया एक बार गलती हो गई, तू मेरी पत्नी है। ऐसे एक सीरियल में देख रहा था, उसमें उसका पति हर बार याद दिलाता था अपनी पत्नी को, मैं तेरा पति हूं। इसका मतलब ये अधिकारों की बात हमेशा कर रहा है, कर्तव्यों की बात नहीं कर रहा। तो अंग्रेज लोग आए और माफी मांगे राजाओं से, और राजाओं ने क्या कर दिया, माफ कर दिया, थोड़ा सा पेनाल्टी लगाया, कुछ पैसा लिया और माफ। और अंग्रेजों के क्या, ठीक है पैसा तो बाद में देखें, और कर दिया। फिर अंग्रेजों ने स्ट्रेटजी और अच्छी पकड़ी, अब हमें इनसे लड़ने के लिए, इनको परास्त करने के लिए पहले पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा, और फिर तैयार होकर ही फिर चले। अब देखिएगा, किसी भी देश की जो सबसे बड़ी जीत होती है, जो सबसे बड़ा युद्ध होता है, वो कूटनीतिक युद्ध होता है। कूटनीतिक स्तर पे जो पहले जीत हासिल करता है, वही अंत में सैनिक स्तर पर भी जीत हासिल करता है। भारत और चीन के स्तर पे अभी युद्ध की बात आई थी नहीं? चीन हमला कर देता, चीन को कोई दिक्कत नहीं थी, चीन कर देता, भारत हारता भी। हमें सामान्य रूप से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमारी स्थिति कमजोर है, हम हारते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कूटनीतिक स्तर पे हमारी कूटनीति इतनी बेहतर थी कि वो कूटनीतिक स्तर पर ही हार गए। तो अब सैनिक स्तर पर फिर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब कूटनीतिक जीत में अगर हमने किसी को बढ़त दे दी, तो सैनिक जीत होना लगभग 90% तय हो जाता है। कूटनीतिक जीत, जैसे आप ऐसे समझे, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल, किसी को अगर आपने सही ढंग से कर लिया, तो बाकी ब्लैकमेलिंग तो अपने आप हो ही जाएगी, ठीक है ना। घरों में जैसे बच्चे माँ बाप को करते हैं, माँ बाप बच्चों को कर लेते हैं, कभी कभी जो भी होता है, तो छोटा लेवल है, तो मतलब उसी स्तर पे समझना है। तो यहाँ पे दो युद्ध होते हैं, प्लासी और बक्सर। प्लासी और बक्सर, देखो हमें ये चीजें डिटेल में पढ़नी है, इस युद्ध में हुआ क्या, लेकिन हम केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, पहुंचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कैसे आप ये याद रखेंगे, याद ये रखेंगे कि पहला मतलब प्लासी, प्लासी पहले आया, बक्सर मतलब बाद में। पहले प्लासी का युद्ध होता है, ये कूटनीतिक विजय है। राजाओं के सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ अपनी मिली भगत कर ली, राजा को पता ही नहीं। युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं अंग्रेजों, राजा यहाँ पे बोलते हैं युद्ध शुरू। यहाँ पे जो सैनिक हैं और इन राजा के जो मंत्री हैं, ये अंग्रेजों से मिले हुए, ये सैनिकों को आदेश ही नहीं दिए। जैसे प्रधानमंत्री बोले कि युद्ध शुरू, और थल सेना, जल सेना और वायु सेना अध्यक्ष कुछ बोले ही ना, तो सैनिक युद्ध शुरू करेंगे? नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि वो सैनिक किसके अंडर में है? उनके अंडर। राजा को यही नहीं पता कि हमारे मंत्री किससे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सोए हुए राजा हैं, इनकी खुफिया एजेंसी यहाँ पे एक्टिव ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। और भारत में तो मोदी सरकार ऐसी है, वो अपने संघ वाले लोगों को खुफिया एजेंसी में एक्टिव कर देती है। मतलब अगर किसी को जानना हो, मतलब अब ये किसान आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, लगभग संघ के 10% लोग तो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, वो भी पगड़ी बांध के आराम से चल रहे हैं। खुफिया एजेंसी के भी कुछ लोग होंगे, सब चल रहे हैं। आंदोलन इस तरीके से मैनेज हो रहा है। लाल किला पे अगर किसी को झंडा फहराना था, तो झंडा फहराने के साथ 2 खुफिया एजेंसी वाले आराम से उसके बगल में होंगे, ध्यान रखिएगा। भारत में तो हमें उस पर नहीं जाना है, पता चला कि तो पहले प्लासी का युद्ध कूटनीतिक विजय होती है, मतलब सैनिक युद्ध शुरू ही नहीं करते हैं आदेश देने के बाद भी।
तो राजा किसी तरीके से जान बचाकर भागते हैं, ध्यान रखिएगा, जान बचाकर भागते हैं। तो युद्ध, तो ये कूटनीतिक विजय थी कि मंत्रियों को ही मिला लिया, ये समझ में आया। अब देखिए बक्सर का युद्ध, अब ये कूटनीतिक हार हुई जिस राजा की, अब ये राजा कई राजाओं से मिले अपना, जो भी 2 3 4 जिनको जिनको अंग्रेजों ने पहले परास्त किया था उनसे मिले। अब यहाँ पे सैनिक, अब यहाँ पे अंग्रेज अपनी सैनिक क्षमता का पूरा परिचय देते हैं। अंग्रेजों की सेनाएं कम होती हैं, लेकिन उन सेनाओं की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि भारत की पूरी सेना, भारतीय राजाओं की पूरी सेना धरी की धरी रह जाती है। इसका मतलब कि राजा के जो मंत्री होते हैं यहाँ पे, ये अपने सैनिकों के फिटनेस पर, लड़ने के तरीके पर कोई ध्यान नहीं देते, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब इस पर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे होगा कुछ। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, उधर विश्व युद्ध चल रहा था, किसानों को मतलब बिना वर्दी के लड़ने के लिए भेज दिए। किसान खेत में काम कर रहे हैं, किसानों को बिना वर्दी, जाओ युद्ध लड़के आओ। अब बिना वर्दी पहने कुछ भाव आता है कि नहीं, बंदूक चलाएं, एक भाव भी तो होता है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां आई है भारत जैसे देश में, तो हमें यहाँ इनकी बात मतलब समझनी है। तो बक्सर के युद्ध में सैनिक विजय होती है, अंग्रेज यहाँ पे जीतते हैं और अच्छे तरीके से जीतते हैं। तो सैनिक विजय बक्सर में, और कूटनीतिक विजय, कूटनीतिक विजय कहां, प्लासी में। समझ में आया? कूटनीतिक विजय ही सैनिक विजय की जननी होती है, ये आपको हमेशा मान लेना है। अगर केवल सैनिक विजय पाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टिकाऊ होगी, लेकिन कूटनीतिक विजय के द्वारा आवश्यकता पड़ी तो सैनिक विजय का जब मैंने प्रदर्शन किया तो ऐसी विजय टिकाऊ होती है। यही कारण था कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया। ये बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिएगा, देखो इसका एग्जाम्पल समझना हो तो एग्जाम्पल देखना है आपके आसपास। कोई भी सब्जेक्ट ना समझ में आए तो उसे अपने आसपास रखना है। जैसे घरों में देखो, अधिकतर लोग देखिए, जितने एग्जाम्पल हैं अधिकतर महिलाओं पर दिए जाते हैं, इसमें मेरी कोई गलती है नहीं, मैं क्या करूं, और वही समझ में भी आता है, ठीक है ना। तो कि एग्जाम्पल पुरुषों पर दिया जाए, जैसे मैं कोशिश करता हूं लेकिन वो फिट बैठता है ही नहीं। मान लीजिए कोई फिट ही नहीं बैठेगा, कितना महिला पे आइए देते हैं, आपको किसी के ऊपर मतलब लेना है नहीं, एक समझने के लिए हम बता रहे हैं। दहेज का सिस्टम भारत में बहुत अच्छे तरीके से चलता है, और मैं अपने कई मित्रों को जानता हूं जो हमारे साथ तैयारी करते थे, सक्सेस भी हुए हैं। और दहेज का स्तर तो ये रहा है कि 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ तक दहेज मिला है, ज्यादा ही मिला होगा, जो मेरे से शर्म की वजह से बता पाए, ठीक था। लेकिन ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि इनसे ज्यादा मिलना था, लेकिन ये लड़की कूटनीतिक विजय के द्वारा दहेज एकदम 0 हो गया। तो इतना ही नहीं, जब घर में आई तो सैनिक विजय के द्वारा घर पे पूरा कब्जा हो गया। ऐसा होता है समाज में आसपास हो रहा। देखो इसमें किसी महिला की कोई गलती है नहीं, ध्यान रखिए। ये एग्जाम्पल के लिए ये सही होता भी है, कहीं कहीं सही नहीं भी होता है, ठीक है ना। वो महिला है तो हमारी आपके लिए कहीं ना कहीं बहन होगी, माँ होगी, जो भी जिस रिश्ते में जो आए, तो महिला भी सभी आते हैं। तो कूटनीतिक विजय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं अब क्या होता है कि अंग्रेज भारत में धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। अंग्रेजों का मोटिव क्या है? अंग्रेजों का मोटिव भारत पे शासन करना, भारत का कल्याण करना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों का पहला मोटिव है कि हमें भारत से धन निकालना है, पैसा कमाना है, ये ध्यान रखना है। जैसे
कोई व्यक्ति नौकरी करने आया, मैं दिल्ली नौकरी करने आया हूं, तो मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं दिल्ली का कल्याण करने के लिए आया। कल्याण तो मेरे को अपने घर का, अपने गांव का करना है ना। देखो भारत में ये चीजें लागू नहीं होती, क्योंकि अब हम नागरिक हैं तो हम चाहते हैं हर जगह का भला हो। ये मैं अंग्रेजों के स्तर से बता रहा हूं। अगर मैं उनकी मानसिकता से सोचूं तो मेरे को क्या करना है, अपने गांव का, अपने देश का। तो यहां पे अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरी कोशिश होगी अधिक से अधिक धन क्या करें, ले जाएं। अंग्रेज यहां सैनिक विजय पा गए, प्लासी का युद्ध जीते, बक्सर का युद्ध जीते। राजाओं को पता चल गया कि अब जो भी करेंगे अंग्रेज करेंगे, और यहां से ये पता चल गया कि भारत पे कौन शासन नहीं करेगा। ये नहीं पता चला कि कौन शासन करेगा, कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात अब भारत के लोग भारत पे शासन नहीं करेंगे। लेकिन देखिएगा अंग्रेजों का दिमाग, अगर हम आप होते तो तुरंत यहां राजा बन के बैठ जाते कि नहीं गद्दी पे, भाई जीत गए तो बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, अंग्रेज तुरंत नहीं बैठते। यही देखिएगा धैर्य, धैर्य देखना हो तो अंग्रेजों से देखना है। ये कठपुतली नवाब बनाने लगे। अब यहां 3-3 साल के बच्चे को, 2-2 साल के बच्चे को नवाब के पद पे बैठा दिए थे। तो उसे क्या पता, लेकिन बैठा दिया। तो अब यहां जो अंग्रेजों की डिमांड पूरा कर पाएगा वो तब तक यहां नवाब रहेगा, और जब नहीं पूरा कर पाएगा तो इसका मतलब ये नहीं अंग्रेज आ जाएंगे। अंग्रेज नहीं आएंगे डायरेक्ट, किसी दूसरे को बना देंगे। सूबेदार का पद, राजस्व वसूली जो करते हैं उनका पद, अंग्रेजों के स्तर पे कोई ना कोई आदमी रहेगा। राजा अपनी सेना यहां पे रखेगा नहीं। राजा की खुद की सेना नहीं होगी, सेना हमारी होगी, खर्चा राजा देंगे। इसका मतलब क्या है, सेना हमारी है, खर्चा राजा देंगे, और मैंने आश्वासन दिया है कि ये सेना आपकी सुरक्षा करेगी। तो लेकिन यदि अंग्रेज की सेना है तो कंट्रोल उस पे अंग्रेजों का है। अब हर मौके पर अंग्रेज जिसको जिताना चाहेंगे, जिसको हराना चाहेंगे, कहीं विद्रोह कराना चाहेंगे, जो भी कराना चाहेंगे अपनी सेना के द्वारा ये करते। ये समझ में आया। दूसरी चीज, इधर भारत की जनता भोली भाली जनता। सोचिए भारत की जनता अगर किसान आंदोलन में नहीं समझ पा रही है, मतलब भारत ऐसी जनता है, सोचिए कि हट्टे कट्टे लोग पूरा पगड़ी बांधे हुए, पूरा एकदम नाम लेते हुए, जो भी जिसके ईश्वर अल्लाह आका है उनका नाम लेते हुए पूरा एकदम तैयार, धूप में बेचारे मर रहे हैं। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट यहाँ पे सुधार कर रही है। इनको पता होना चाहिए कि भारत में जो ताकत होती है वोट में होती है। भारत की ताकत किसकी है, वोट की ताकत है। सबके पास मताधिकार है। अगर कोई सरकार बहुमत में आई हुई है तो उस सरकार ने कोई निर्णय लिया, वो सरकार अपने पर आ गई, तो इतना तो पता है कानून वापस तो लेगी नहीं। आपके पास तरीका क्या है, वोट के द्वारा ही आप चेंज कर सकते हैं। नहीं आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और दूसरों को मौका दे रहे हैं। और जब कोई भी आंदोलन लंबा खिंच जाता है तो वहां पे आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए जब हम गांधी जी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे गांधी जी कोई आंदोलन बहुत लंबा लेके नहीं चलते थे। एक साल या 6 महीने अपने अनुसार लेके चले, और जहां उन्होंने देखा कि अब थोड़ी सी डिमांड पूरी हुई तो पीछे हट गए। तो यहां पे हमें देखना है, अब यहां पे राजा डायरेक्ट कभी नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये भारत की जनता बहुत ज्यादा है। इसको पता चल गया कि अंग्रेज बैठ गए हैं गद्दी पर, तो एक यहां अंग्रेज कुछ ही हैं और ये जनता इतनी है। अगर एक अंग्रेज पे 20-20 भारत के लोग जुट गए तो इनकी हड्डी पसली कुछ बचेगी। ये समझ में आएगी नहीं। तो अंग्रेजों को ये पता था। तो यहां पे ये नहीं, राजा यहां पे है। पैसा किसके हाथ में आएगा, अंग्रेज के हाथ में। अधिकार अंग्रेजों के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के पास।
राजाओं को भारत की जनता के सामने बुरा दिखाएंगे, क्योंकि जनता भूखे मरेगी, पैसा है ही नहीं, एग्रीकल्चर के स्तर पे सुधार होगा नहीं, बिजनेस ठप होगा। बिजनेस इसलिए ठप होगा क्योंकि ये अब यहाँ पे जो सैनिक हैं, ये सैनिक किसके हैं? अंग्रेजों के। अगर ये सैनिक अंग्रेजों के हैं तो कपड़ा किसके, कौन सा पहनेंगे? ब्रिटेन वाला पहनेंगे। अब यहाँ पे ये जो कारीगर हैं, हाथ से बना रहे थे, राजा यहाँ डिमांड कर रहे थे, राजा के पास पैसा ही नहीं है, यहाँ पे डिमांड क्या करेंगे? राजा अपने दरबार में लेखकों को मतलब रखते थे, विचारकों को रखते थे, कवियों को रखते थे। समय समय पर इनका मन हुआ तो अपना जाके कहीं पे मुजरा देखते थे, जिससे आज नौटंकी बोल सकते हैं। टीवी सीरियल, देखो टीवी सीरियल का जो डेवलपमेंट हुआ है ये एक मुजरे से ही हुआ है। यहाँ पे मैडम है, कई लोग अपना डांस कर रहे हैं, फिर इसी में से हीरो आ गया नाच रहा। जैसे आप रागनी देखिए, रागनी क्या है? एक प्रकार का उसी टाइप का है। उसमें भी 2 4 6 राजा अपना स्टेज के ऊपर बैठे हैं, बाकी अपना राजा की जो अपना सामान्य जनता प्रजा है नीचे बैठी हुई। इसलिए आजकल विधायकों को वोट लेना होता है तो यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा कराते हैं और हरियाणा में अपना रागनी कराते हैं। मतलब एक थिंकिंग है जो भी हो। तो भारत की जनता अब अकाल में पड़ेगी, अकाल आएगा तो राजा के ऊपर सबका सारी की सारी चीजें जाएंगी। खेती में सुधार नहीं होगा तो सब राजा के ऊपर जाएगा। इसीलिए राजस्व, और इसीलिए आप देखिएगा यहाँ पे जो सिस्टम आएगा, रैयतवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, जो भी सिस्टम एग्रीकल्चर के आए यहाँ पे आएंगे, अंग्रेज उनसे डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे, ठेका किसको देंगे? भारतीयों को। सामने बुरा कौन बनेगा? ये जमींदार। इसीलिए भारत की जनता बोलेगी कि हमें नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हमें अपने ही लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, जमींदार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अंग्रेज ये बात समझ रहे हैं कि ऐसे शोषण करते रहो, और ये जमींदार अगर समय से पूरा धन वसूल के नहीं दिए तो यहां जमींदार चेंज हो जाएगा। जैसे कोई विधायक मुख्यमंत्री के फंड में पूरा पैसा नहीं पहुंचा रहा है तो अगली बार टिकट चेंज हो जाएगा। अगर आपने एक निश्चित अमाउंट फंड में दे दिया तो आप राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे। मेरा मतलब ऐसा है नहीं कि हर जगह होता हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये सिस्टम अंग्रेज यहां कर रहे हैं। ये बात समझ गए? तो यहां पे हमें ये मान लेना है, भारत की जनता इन्हें पहचान नहीं पा रही कि हमारा शोषण कर कौन रहा है। हम यही जान रहे हैं कि हमारा शोषण हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं। लेकिन जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, ये ध्यान रखना है, तब तक भारत में कोई अकाल नहीं पड़ा। भारत का कोई कारीगर खाने के लिए मरा नहीं। यहां तक कि ऐसे ऐसे इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा भी कि मैंने भारत में किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा। ध्यान रखिएगा, भारत में किसी को भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। भारत की ये स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग हुनरमंद थे, सबको काम था और सब काम कर रहे थे। लेकिन इसी समय तुलसीदास जी रामचरितमानस भी लिखते हैं। तो रामचरितमानस में, अंग्रेजों के आने से पहले रामचरितमानस में तुलसीदास जी भारत की जनता को बताना भी चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि को नृप होए हमें कहानी, मतलब राजा कोई भी बनो, भारत की जनता को कोई मतलब नहीं है। यहाँ ऊपर सत्ता पे परिवर्तन हो रहा है, यहाँ सामान्य जनता को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, राजा कोई भी है। इस पे तुलसीदास ने अपनी चौपाई के माध्यम से बताना चाहा कि जागरूक हो जाओ, नहीं आप ऐसे रहोगे तो कोई दूसरा आके शासन करेगा। और ये अंत में हुआ। अब हमें इसके आगे देखना है, इससे हुआ क्या? अंग्रेज जब राजनीतिक सत्ता की स्थापना कर लिए, अब पैसा भी भारत का, समझिए, भारत का पैसा अंग्रेजों को टैक्स में मिल रहा है, राजाओं के माध्यम से ले रहे हैं। इसी टैक्स के पैसे से भारत का कच्चा माल खरीद रहे हैं। इस कच्चे माल को ब्रिटेन ले जा रहे हैं। कहां? ब्रिटेन। और यहां पे क्या बन रहा है?
कपड़े, ध्यान रखिएगा यहां पे क्या बन रहे हैं, कपड़े। और ये कपड़ा फिर कहां पे आ रहा है, इंडिया में। और फिर ये पैसा कहां चला गया, ब्रिटेन। अब क्या हो रहा है कि भारत के पैसे से ही भारत का पैसा ब्रिटेन में जा रहा है। अब ब्रिटेन का पैसा भारत में नहीं आ रहा है। पहले जब ये आए थे तो यहां से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से पैसा लाते थे, सामान खरीदते थे, फिर ले जाके अपने यहां बेचते थे, और फिर खरीदना होता था तो फिर लेके आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा पैसा को लाके बेच रहे हैं। यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर यही कहते हैं कि हमारा ही पैसा, हम ही से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, और यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लाके आप यहाँ अगर बेच रहे हैं तो फिर हम ही से पैसा आप ले जा रहे हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यही है। रेलवे का चाहे विकास हुआ, जिस भी स्तर पे रेलवे का विकास हुआ हो, अंग्रेजों ने रेलवे का विकास अपने यहां उस गति से नहीं किया जितनी गति से भारत में किया। ये सोचना है कि कोई सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अपने यहां करेगा कि हमारे यहां करेगा, अपने यहां करेगा। लेकिन इन्होंने अपने यहां नहीं किया, इसलिए क्योंकि धन की निकासी जहां पे जितनी ज्यादा करनी होती है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा रखना होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे देखते हैं। देखो, दुनिया में अगर राज करना सीखना हो तो अंग्रेजों से जरूर सीखना है। मतलब ये नहीं राज ही करना है, अंग्रेजों का महत्व तो इसीलिए बढ़ जाता है। भारत की सारी समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो ब्रिटिश ही है। ब्रिटिश ने जाते जाते हिंदू मुस्लिम के स्तर पे एक ऐसी लड़ाई लगा ही दी कि वो लड़ाई अभी तक चल रही है। पाकिस्तान का बंटवारा कराने में ब्रिटिश का पहला हाथ था। अंत तक जाते जाते अगर ब्रिटिश चाहते तो पाकिस्तान का बंटवारा ना होता, रुक सकता था, लेकिन इन्होंने चाहा नहीं, तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। ये तो गांधी जी आए। एक चीज और भी ध्यान रखना है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनकी बंदूकों से अगर कभी भारत आजाद होना चाहे तो भारत आजाद होता ही ना। आजाद होता भी तो दिशा अलग हो जाती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, और चाहे अभी एक जयंती मनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में, क्या नाम था उनका, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ही नाम था वो। सुभाष चंद्र बोस तो जाके हिटलर से मिल गए थे देश को आजाद कराने के लिए। गलत व्यक्ति से सही काम कराने के लिए जब सहायता लेंगे कितना खतरनाक होता है, हमें जानना है। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को आदेश दिया एक ऑपरेशन के लिए कि सुभाष जाओ वहां ऑपरेशन करना। ये सोचे थे हिटलर हमें समकक्ष बैठाएंगे, और हिटलर ने इन्हें आदेश दे दिया, तो बेचारे जान बचा के भागे हैं। गांधी जी चाहते तो देश बहुत पहले आजाद हो जाता, लेकिन गांधी जी का तरीका यह था, हम आजादी लेंगे लेकिन आजादी पाने का तरीका सही होगा। हमें हिंसा से आजादी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंसा से पाई हुई आजादी बहुत दिन तक टिकाऊ नहीं होगी। इसीलिए महात्मा गांधी पर आज पूरे विश्व में बहुत सारे रिसर्च इसलिए चल रहे हैं कि आजादी पाने का इनका जो तरीका था, जो आंदोलन का तरीका था, जो सोच का तरीका था, वो कैसे डेवलप, ये में ध्यान रखना। इसीलिए महात्मा गांधी की जयंती अगर मनाई जाती है, कोई कहीं से कोई लीडर आता है, और महात्मा भारत को जितना भारत के नाम से नहीं जाना जाता, उससे कहीं ज्यादा महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है।
जैसे दक्षिण अफ्रीका को आप दक्षिण अफ्रीका के नाम से जितना नहीं जानते, उससे ज्यादा आप नेल्सन मंडेला के नाम से जानते होंगे, ऐसा है नहीं? नेल्सन मंडेला का नाम हर बच्चे के दिमाग में सेट हो गया होगा, दक्षिण अफ्रीका का नाम सेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा ये पता, ऐसा है कि नहीं? तो इसीलिए आइए अब हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखना है कि भारत हुआ, चलिए एक्ट ही देखते शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से भारत का संविधान, यहां से हमारा काम शुरू हो, भारत का संविधान, इसका विकास, डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान का विकास। हमें यह भी जानना है ब्रिटेन में अभी तक लिखित संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, भारत में है, अमेरिका में है, तो हमें यह भी देखना होगा कि ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, कहां पे जरूरत नहीं पड़ती है। इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, क्वेश्चन हर स्तर पे आए हुए हैं, और क्यों बनते हैं ये भी हमें देखना होगा। देखो संविधान दो तरीके की होती है, रिटन और अनरिटन, लिखित और मौखिक। अलिखित आप बोल सकते हैं, मौखिक तो अलिखित। इसका मतलब क्या है? जहां के संविधान को बनाने के लिए वहां पे एक संविधान सभा का गठन किया गया होगा, इसका मतलब वहां का संविधान लिखित है, और जहां पे संविधान एक डॉक्यूमेंट के थ्रू डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो लिखित नहीं है। ब्रिटेन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक डॉक्यूमेंट के थ्रू वो अपने काम की चीजें ज्वाइन करता गया। यहां पे कोई संविधान सभा नहीं थी कि संविधान सभा बैठ के अपना संविधान लिख रही, लेकिन भारत हुआ, अमेरिका हुआ, वहां पे संविधान सभा बैठे और लिखी। इतना समझ में आया कि यहां तक कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन आता है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान। यहां पे क्यों लिखित नहीं है भाई, ये भी तो पूछ सकते हैं। लिखा तो डॉक्यूमेंट है तो लिखा तो है ही, तो हम किसी संविधान को तब तक, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को तब तक रिटन नहीं बोल सकते जब तक कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वहां पे ना बनी हो, संविधान सभा ना बनी हो। तो यहां पे कोई संविधान सभा नहीं थी, आवश्यकताओं के अनुसार चीजें आती है, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे सोचिए कि घर का निर्माण, जैसे घर होता है, कोई बोले ये घर किसने बनाया, तो जब हम घर का निर्माण पूरे तरीके से करते हैं तभी हम उसके ऊपर यहाँ पे लिखते हैं कि इस घर का निर्माण इनके द्वारा किया गया, या इस पुल का निर्माण इनके द्वारा किया गया। अब लेकिन क्या हो, थोड़ा सा ये आवश्यकता पड़ी तो ये बना दिए, अब नेता की इसको थोड़ी लिखेंगे कि इस, मान लीजिए पुल के इस टुकड़े का निर्माण मेरे द्वारा किया गया, आएंगे नहीं। फिर धीरे धीरे ऐसे बन गया, आवश्यकता पड़ी फिर 2 ईंट यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ पे आवश्यकता पड़ी फिर यहाँ, अब ये अपने आप इतना बड़ा बन गया हमारे काम के लिए। इसका मतलब कि आवश्यकताओं के अनुसार यहां डेवलपमेंट होता रहा। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया, ये चीज समझ। ब्रिटेन वालों से अभी भी पूछा जाता है कि व्हाई डू यू नीड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ब्रिटेन के लोग कहते हैं हमें आवश्यकता ही नहीं, हमारा काम चल रहा है तो ठीक है, क्यों परेशान। तो देखिएगा ब्रिटेन के लोग हैं कैसे, आवश्यकता नहीं है तो क्यों, यहां पे आवश्यकता होगी तो देखेंगे।
तीन प्रकार के देश होते हैं, कोफेडरेशन, फेडरेशन, यूनिटरी। इसे कहते हैं परिसंघ, संघ, इसे परिसंघात्मक, परिसंघात्मक, संघात्मक, और इसे एकीकृत बोलते हैं, यूनिटरी नाम से ही आप जानिए। इसका एक हिंदी में नाम होता है एकीकृत, यूनिटरी, एकीकृत। एक और हिंदी होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा। एकीकृत ऐसे समझिए। तीन प्रकार के देश। अमेरिका इसमें एक्सेप्शन है, ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, ये देखिएगा, कहीं का गार्जियन अगर बेहतर है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या चीज कर देता है किसी को पता नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखना है हमें। अमेरिका सबसे पहले कोफेडरल था, मतलब कोफेडरेशन में था, परिसंघात्मक देशों की सूची में आता था। लेकिन जब वहां पे जब सिचुएशन आई तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्या सिचुएशन आई उसे हम आगे देखेंगे। जब सिचुएशन आई तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल जो कोफेडरेशन है वो कोफेडरेशन नहीं, वो फेडरेशन है। न्यायालय की व्याख्या समझना हो तो यही है, क्योंकि सुप्रीम कौन होता है? न्यायालय। सुप्रीम कौन होता है? न्यायालय। ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखना है तो क्वेश्चन कभी कभी ये आता है कि अमेरिका प्रेजेंट में क्या है, तो अमेरिका प्रेजेंट में फेडरेशन या फेडरल है, ठीक है ना। अमेरिका पहले क्या था, तो अमेरिका पहले क्या था? कोफेडरेशन था। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई है। आइए हम परिसंघात्मक में देखेंगे। देखो, अंग्रेजों का ही कमाल हर जगह रहा है। एग्जाम्पल अंग्रेजों को ही लेंगे, सबसे अच्छी बात यही है। मान लीजिए अंग्रेज हैं, यहाँ पे एक देश है, एक देश है, एक देश है, एक देश है। मेरे ख्याल से पहले टिकरी गांव में भी 2-3 राजा रहे होंगे, लेकिन पहले तो टिकरी गांव बहुत छोटा रहा होगा, जनसंख्या कम थी तो क्या होंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए दिल्ली के स्तर पे, पूरी दिल्ली में 2-3 राजा तो रहे होंगे अपने क्षेत्र के। जैसे वहां पे एक बना हुआ है, वो राजा साहब है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए, अग्रसेन, क्या नाम है? अग्रसेन महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? महाराजा अग्रसेन। अच्छा, महाराजा अग्रसेन, तो वो भी मतलब अग्रसेन, सेनाओं में अग्र। तो जो भी हो ये राजा हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा। अंग्रेजों की नियत देखिएगा, तरीका। इनको पीटे एक बार, इन्होंने कहा क्या मतलब हमें यार, ठीक है अपना तो काम ठीक चल रहा है, ठीक है कौन पड़े इसमें लड़ाई में, अपना यहाँ बैठे हुए मुजरा देख रहे हैं, आराम से नृत्य संगीत हो रहा है, व्यापारिक टैक्स दे ही रहे, राजा साहब अपना मस्त है, कौन फालतू परेशान, ठीक है ना। हाँ, युद्ध करते थे, जंगल में जाते थे, शेर को मार देते थे, वही था, राजा हैं, राजा ने शिकार किया, मतलब शिकार जिसका करना चाहिए उसका शिकार नहीं कर पाते थे, जो जानवर बोलता नहीं उसको मार रहे हैं। मतलब जहां पे जब किसी देश के राजा को यही नहीं पता कि किसका उपयोग किस रूप में करना चाहिए, तो वहां पे प्रॉब्लम यही क्रिएट होती। तो राजा दुश्मनों का शिकार करना था, शिकार यहाँ अपने ही जंतुओं का कर रहे हैं, तो यहाँ इनको मारे, ये हारे, फिर ये कहे मेरे से क्या मतलब, ये सब बोले, तो इनको फिर इनके ऊपर हमला, फिर इनके ऊपर हमला, फिर इनके ऊपर हमला, फिर यहाँ पे हमला, सबको इन्होंने जीत लिया। ऐसे देखना है, सब बेचारे त्रस्त, ये अंग्रेज,
अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे। तो सब लोग कहे ये भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं, ये भी रो, सब बोले भाई देखो जो हो गया हो गया, हम भी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं, दुश्मन कौन है ये। तो सब आपस में मिले, ताकत आई हाथ में, अब इनके ऊपर जुटे, ये हार गए। अब जब जीत गए तो यहां पे प्लान करेंगे कि अब क्या होगा। तो यहां पे ये हुआ, देखो भाई हर चीज ठीक है, केंद्र के स्तर पे शक्तियां होंगी, मान लो ये हमने केंद्र बनाया और हम सभी एक राज्य हैं, कुछ शक्तियां हमारे पास होंगी, कुछ शक्तियां हम केंद्र को दे रहे हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं? ये हमें कॉन्सेप्ट समझना है। यहां पे इसको केंद्र मानो और इसको राज्य मानो। यहां पर केंद्र के पास शक्तियां हैं, राज्यों के पास शक्तियां हैं। परिसंघात्मक स्थिति में, को-फेडरेशन में या को-फेडरल जो स्टेट होते हैं, इनके स्तर पे कुछ शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और कुछ शक्तियां राज्य के। अवशिष्ट शक्तियां, इसको मैं मिटा दूं। अवशिष्ट, इसी को रेजिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां यहां राज्यों के पास थी और कुछ शक्तियां यहां केंद्र के पास थी। यहां पे ये था, अवशिष्ट शक्तियां जिसके पास होंगी ताकतवर वही होगा। ध्यान रखिए, अवशिष्ट शक्तियां कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए मकान है, आपको किराए पर देना है। मान लीजिए आप किराए पे मकान दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं। मान लीजिए मकान किराए पे देना है, पिताजी ने बोला कि ये मकान किराए पे दे दो और 10,000 रुपए मेरे को चाहिए, इतना दे पाओ तो ठीक। बोले हाँ ठीक है, 10,000 हम आपको दिया करेंगे। अब यहाँ आप क्या कर रहे हैं? अब मकान किराए पे दे दिए तो किराया भी धीरे धीरे बढ़ेगा, किराया ज्यादा आएगा, मकान के ऊपर मकान आप बनाएंगे, विकास होगा। तो पहले तो आपको 2,000 बच रहा था, पिताजी ने सोचा, मतलब सेंटर ने सोचा कि 2,000 में क्या करेंगे, अपना काम चलाएंगे, क्या चलेंगे। लेकिन इसी 2,000 से अब आप यहाँ पे कितना कमाने लगे? 2 लाख। और इनको ये 10,000 ही मांगे थे तो 10,000 ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बाकी हमारा होगा। ये समझ में आ रहा है? स्टेट की पावर, जब भी कोई देश आजाद होगा और रेजिडुअरी पावर जिसके पास होगी वही ताकतवर होगा। जैसे जब भारत देश आजाद हुआ और कुछ समय पहले तक 1991 के पहले तक मतलब आप ये मान लीजिए इनकम टैक्स नाम की चीज थी ही नहीं, क्योंकि लोगों की इनकम होती ही नहीं थी। 1991 से आप पहले देखेंगे 2, 4, 6 साल पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं होगा जो इनकम टैक्स देता हो। और अब घर में भी जो है, अगर कोई छोटी सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट स्तर पे कोई जॉब करते हैं संस्था में, तो वो भी बोलते हैं नहीं यार इस साल ये इतना इनकम टैक्स नहीं चला, बोलते हैं। और इनकम टैक्स से इस समय सरकार को बहुत प्रॉफिट आ रहा है। अगर यही रेजिडुअरी पावर स्टेट के पास होती तो स्टेट वहां पे ताकतवर होता, लेकिन सेंटर के पास है, इसीलिए सेंटर ताकतवर हो रहा है। हमें यहां समझना है, परिसंघात्मक में रेजिडुअरी पावर स्टेट के पास होगा, अवशिष्ट शक्तियां स्टेट के पास होंगी। आजाद होने के बाद देश का विकास होगा तो ये स्टेट क्या होंगे, इनका भी विकास होगा, सेंटर के पास उतना ही रहेगा। तो परिसंघात्मक स्थिति में रेजिडुअरी पावर स्टेट के पास होता है और सेंटर के पास रेजिडुअरी पावर अर्थात अवशिष्ट शक्तियां नहीं होती हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके बीच ये समझौता होता है
कि जब भी चाहें हम आपसे अलग हो सकते हैं। हमारा आपसे मन नहीं बैठ रहा है तो हम क्या हो जाएंगे? नहीं। अब ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, यहां पे एक पिता है। आजादी के बाद सभी बच्चों का समान रूप से विकास तो नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। भाई बच्चा है तो कोई विकलांग होगा, कोई ऐसे मान लो सामान्य के स्तर पे घर में रेजिडुअरी पावर पेरेंट्स के पास क्यों होती है? समझिए, इसलिए होती है। मान लीजिए घर में बेटी है, बेटा है, मान लीजिए एक पिता है, पिता के पास 2 लड़कियां हैं, ये छोटी छोटी, और ये बेटा है। बेटा अपनी इन बेटियों से मान लीजिए 6 साल 7 साल यहाँ पे बड़ा है। तब भी जो होशियार पिता होते हैं, अगर रेजिडुअरी पावर इनके पास है तो जब तक बेटियों को पढ़ा लिखा के समर्थ करके इनको विदा नहीं कर देते तब तक इनको बोले रहते हैं संभल के रहना भी। किस लिए करते हैं? क्योंकि पता है अभी समानता है नहीं और ये फिर झटक सकते हैं हाथ। ऐसे समझना है ध्यान से। देखो ये सही भी होता है, गलत भी होता है। मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं हर जगह फिट ही बैठे, ठीक है ना, समझाने के लिए। यहां पे अगर इनको अलग होने का अधिकार दे दिया जाए कि हाँ भाई आप अलग हो सकते हो, कोई देख जो है आपका अपना हिस्सा लेके अलग हो जाओ, तो क्या होगा? स्थिति खराब हो जाएगी, समझ ही नहीं पाएंगे। यहां पे यही था। तो ये स्टेट के स्तर पे जो स्टेट यहाँ ताकतवर होते गए, भाई मेरे को अलग होना है, मेरे को अलग होना है, मेरे को अलग होना है। अब ये दो यहाँ पे बच्चे बोले अब हम तुम साथ रह के क्या करेंगे, चलो हम भी अलग हो जाएंगे। तो भूतपूर्व सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ का नाम आपने सुना हो? सुना है? सर बोलूंगा तो आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी सर इसमें। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड होगी तो रिकॉर्ड होती है। कोई दिक्कत नहीं है। भूतपूर्व सोवियत संघ ये सबसे पहले बहुत ताकतवर था, ध्यान रखिए। लेकिन कंडीशन क्या थी? परिसंघात्मक, फिर ये टूट गया। नहीं तो अगर आज ये होता तो इसका सामना कोई कर नहीं पाता। लेकिन पाकिस्तान कहता सर मैंने तोड़ दिया। कम पाकिस्तान सर, पाकिस्तान खुद अपने को नहीं बचा पाया, बांग्लादेश निकल गया। कहता है सर। देखो भारत में जानिएगा, जो लोग कहते हैं ज्यादा है उनके स्तर पे प्रॉब्लम। देखो दो ही चीज है, या तो हम विकास करते रहें, विकास नहीं कर पा रहे हैं तो कहते रहें। जो नेता विकास कम करता है वो बोलता ज्यादा है, और जो विकास ज्यादा करता है उसके पास बोलने के लिए टाइम कम है। ध्यान रखिएगा ये हमेशा। मनमोहन सिंह एक मौन धारण करने वाले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपने मौन से जो एक इकोनॉमिक स्तर पे डेवलपमेंट भारत को दे दिया, आने वाले 100 सालों बाद जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो शायद सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से उनका नाम होगा। बोलते नहीं ज्यादा। और मनमोहन सिंह अपनी सरकार जाने से पहले बराक ओबामा से बातचीत में उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारे यहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसी आने वाली है कि धर्म के नाम पे लोग मोबिलाइज हो सकते हैं। अगर जब ऐसा हुआ तो विकास का मुद्दा राजनीति में आ नहीं पाएगा, और विकास से लोगों का ध्यान हट के यदि धर्म की तरफ गया तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे का प्रतीक हो सकता है। ध्यान रखना। तो विकास से हट गए तो ये चीज ध्यान रखना। तो मनमोहन सिंह ने काफी अच्छा काम किया है, और काम करते करते सोनिया गांधी से विरोध भी कुछ स्तरों पर कर ही बैठे थे। प्रधानमंत्री बन गए थे तो सोचे कि कुछ काम कर ही दें। और लोग कहते हैं कि सोनिया गांधी राहुल को प्रधानमंत्री बीच में ही बनाना चाहती थी, लेकिन भ्रष्टाचार की जो फाइल थी मनमोहन सिंह ने खुद ही खुलवा दी।
कि भ्रष्टाचार की फाइल खुलवाते हैं, 3-4 ये राहुल को बैठाएंगे नहीं, क्योंकि फिर दोबारा प्रधानमंत्री जनता बनने नहीं देगी। और भ्रष्टाचार कहीं हुआ नहीं था। देखो, भ्रष्टाचार का मतलब आपको ये समझना है, विवेकाधिकार का दुरुपयोग होता है। विवेकाधिकार का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पॉलिटिकल स्तर पे हम जो बोल दें, जनता मोबिलाइज हो गई, चुनाव हम जीत गए, लेकिन अदालत में वो कंटेंट आपके टिक पा रहे हैं कि नहीं टिक पा रहे हैं? टिक ही नहीं पाए भाजपा वाले। अब जब भी चाहे डी राजा हुए, चाहे सी राजा हुए, चाहे सोनिया गांधी जी के दामाद, क्या नाम है उनका, रॉबर्ट, प्रियंका के पति, वो भी कहीं टिक पाया किसी का केस? टिक पाया। बस वोट लेने के लिए उसे मोबिलाइज कर दिया गया और जनता उसमें आ गई, जीत गए। अब क्या करना, फिर आएगा, फिर कर देंगे। तो जहां पे ऐसी स्थिति है वहां पे मेरे कहने का मतलब ये है कि मनमोहन सिंह ही, जहां तक मेरे को लगता है, वो बीच में प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक थे। सोनिया बनाना चाह रही थी, मैं बेटे को बैठा दूं, टाइम से शादी तो हो जाए भाई। अब मोदी ना आए होते तो 10 साल राहुल गांधी की शादी पीछे चली गई। ये आसान बात है। माँ का ख्वाब होता है बेटा जब जॉब पाए तभी शादी करे, हर माँ का ख्वाब होता है। बेटे के स्तर पे ख्वाब ज्यादा होता है, बेटी के स्तर पे नहीं होता। बेटी जॉब पाए कि ना पाए, कर दो अपने घर जाए, लेकिन बेटे के स्तर पे। अब राहुल गांधी बेचारे इसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो आई वो बात अलग है, उनको शादी शायद विदेश से ही करनी है, इसीलिए प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है। उसके पहले बन गए तो फिर भाजपा वाले बनने नहीं देंगे कभी, क्योंकि विदेशी बहू के नाम पे अगर सोनिया के स्तर पे, और भारत में ये मानसिकता है कि विदेश के स्तर पे कुछ हुआ नहीं, आदमी सही नहीं। अब मतलब ये तो एक सोच है, ये मैं ऐसे मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, इसे सीरियस को नहीं लेना है। विदेश की लड़कियां और विदेश के लोग हमसे आपसे कैरेक्टर में बहुत ज्यादा अच्छे और सोच में अच्छे होते हैं। हम आप उन्हें दूसरे तरीके से ले सकते हैं। विदेशों में भ्रष्टाचार इसलिए कम होता है, वहां पे कोई लाग लगाव नहीं होता है। अमेरिका में, अमेरिका की स्थिति खराब करने में अमेरिका की जनता का हाथ नहीं है, वहां के नेताओं का हाथ है। और नेताओं को सबक सिखाने के लिए जनता ने कुछ समय के लिए अपने आप को पीछे कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता ने इसलिए जिताया क्योंकि हिलेरी क्लिंटन जो थी, उनके पति का क्या नाम था पता? नहीं, जॉर्ज बुश, हाँ यही नाम था शायद। उनके जो पति थे वो पहले राष्ट्रपति बन चुके थे। अमेरिका की जनता ने सोचा अगर ये प्रथा शुरू हो गई तो भारत की तरह वंशवाद शुरू हो जाएगा। कहा कि अब जो भी हो थोड़ा सा कदम पीछे ही खींचो, डोनाल्ड ट्रंप को लाओ, जो करेंगे करेंगे। इसीलिए दोबारा हिलेरी क्लिंटन को टिकट नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। अब कोई भी राष्ट्रपति बनेगा, उसकी पत्नी, उसका बेटा या उसके नाती पोते, किसी को भी पार्टी दोबारा टिकट नहीं देगी, क्योंकि पता चल गया नहीं अमेरिका की जनता फिर वही करेगी। देखो था तो गलत, लेकिन एक हिसाब से एक लंबे समय के लिए उन्होंने नेताओं को ही सीख दे दिया। और हम क्या करते हैं विधायक, अरे उनको क्या खड़ा करो, अपनी बेटी को खड़ा करो। अब बेटी बोलना नहीं, अरे बेटी तो खड़ी हो, जब बोलेंगे तो हम, तुमको बोलना ही नहीं है। बेटा अरे खड़े हो, वो बेचारा जिम में जाता है, शरीर बना रहा है अपना, नहीं अरे चल, अरे भाई मैं बोलना नहीं जानता, वहां भी एक्सरसाइज ऐसे ऐसे कर रहा है, नहीं अरे चल, तो वो क्या जाने बेचारा। तो यदि कार्य कुशलता नहीं है तो आप किसी को परिवार के नाम पे मत लाओ। कार्य कुशलता है तो आपके परिवार का व्यक्ति एक निचले स्तर से आए, काम करते हुए आए, और वहां पे डेवलपमेंट। चीन का विकास भी अगर होता है, हम चीन को बहुत नेगेटिव पॉइंट में ले लें वो अलग बात है, लेकिन चीन में भी जो नेता ऊपरी स्तर पे आते हैं, ये नीचे पार्टियों के स्तर पे कार्य करते हुए आते हैं, ध्यान रखिएगा। पार्टी के स्तर पे, नीचे कार्यकर्ता के स्तर पे कार्य करते हुए आते हैं, तब इनका अनुभव यहाँ पे बनता है और तब ये संभाल पाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी सांसद बन जाए, कोई भी विधायक बन जाए, कुछ पता ही नहीं है। आओ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा परिसंघात्मक में क्या होता है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, केंद्र के पास कुछ शक्तियां होती हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास
मतलब राज्य यहाँ ताकतवर होगा, और राज्य और केंद्र के बीच ये समझौता होता है कि राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। इसका मतलब कोफेडरेशन में कोफेडरल स्टेट के साथ परिसंघात्मक स्थितियों में राज्य केंद्र से अलग हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे केंद्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है, राज्यों का अस्तित्व होता है। केंद्र का कोई अस्तित्व है ही नहीं। है कोई अस्तित्व? अलग हो गए तो केंद्र बचा क्या? भाई दिल्ली मान लो केंद्र कहीं बनेगा तो राज्यों के बीच में ही तो कहीं ना कहीं बना रहेगा। ये बन गया। टावर हम लगाएंगे तो किसी न किसी के छत के ऊपर ही लगाएंगे ना। अब जिसका मकान है वही कहेगी भाई अब मैं आपसे अलग हो रहा हूं टावर साहब, तो अलग हो गए, टावर का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि परिसंघात्मक का सबसे बेस्ट एग्जांपल भूतपूर्व सोवियत संघ। अमेरिका पहले क्या था? तो अमेरिका पहले परिसंघात्मक था, कोफेडरेशन था या कोफेडरल था। इन स्थितियों में स्टेट और केंद्र के बीच का संबंध कैसा होता है? तो स्टेट के पास रेजुलरी पावर होती है और केंद्र का कोई अस्तित्व यहां पे होता नहीं, समझना। और राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। अभी प्रेजेंट में भी कोई देश है सर ऐसा? अब कोई चल ही नहीं पाया, सोवियत संघ नहीं चल पाया। भारत के लोग बड़े होशियार नहीं पाए, इसी को देख के बनाए हैं। वो तो पहले बना दिए थे, नहीं सब अलग हो जाएगा, समाज इधर उधर बिखर जाएगा। लेकिन यहाँ पे असुरक्षा का भाव होता है। तो हम देखेंगे तो ये समझ में आया ना, यहाँ पे कंडीशन समझ में आई। संघात्मक क्या है? भारत एक ऐसा देश है जो संघात्मक और यूनिटरी के बीच में छिपा हुआ है। ध्यान रखिएगा, किसके बीच में छिपा हुआ है? परिसंघात्मक और यूनिटरी के बीच में। तो लेकिन सबसे पहले हमें जानना है, ये समझ में आ गया ना? बस इसको ऐसे समझ लेना। इसमें जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप आराम से उसकी समझ लेंगे और कर लेंगे, तो फिर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। देखिए संघात्मक में क्या होता है, ये सेंटर है, ये राज्य है। क्या टाइम हो गया? थके तो नहीं आप सब? थक जाना तो बताना। यहां देखो संघात्मक फेडरेशन में देखेंगे, यहां पे सेंटर होता है और ये राज्य होते हैं, स्टेट। इन्हीं को प्रोविंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीएस एक सर्विस होती है हर स्टेट का, हर स्टेट की अपनी एक बड़ी जॉब होती है। जैसे आईएएस सेंटर के स्तर पे तो पीसीएस उसके स्तर पे, और जितने भी पीसीएस स्तर पे एग्जाम हुए हैं सब में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि स्टेट और राज्य, स्टेट और केंद्र का संबंध है, तो इस पे अगर नहीं पूछेगा तो जानना चाहता है कि कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। पता चला एसडीएम साहब ही यहाँ पे डीएम को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि रेजुलरी पावर हमारे यहाँ किसके पास है? सेंटर के पास है। तो इनसे टक्कर कहना तो मानना पड़ेगा। यही होता है सीनियर। यहां पे ये समझना है, फेडरेशन के स्तर पे सेंटर के पास और स्टेट के पास, यहां देखना एक चीज और समझना है। अच्छा एक चीज मैंने आपको यहां नहीं बताया, वो चीज आप समझ लो। कोफेडरेशन, यहां सेंटर और स्टेट ये जो है, ये जब समझौता करेंगे तो इनका समझौता लिखा जाएगा, तभी तो अलग होंगे, नहीं तो ये सेंटर क्या करेगा? मुकर जाएगा। यहां पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। क्या होगी? न्यायपालिका। ध्यान रखिएगा,
स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, समझौता लिखित होगा। को फेडरेशन के स्तर पे अमेरिका भी था, अमेरिका की भी न्यायपालिका थी। अमेरिका की न्यायपालिका ने बेहतर काम कर दिया, अमेरिका बच गया। और यहाँ की न्यायपालिका वैसे ही रही होगी, न्यायपालिका में बैठने वाले लोग भी। इसीलिए कहते हैं कि अगर